दोस्तों नमस्कार। आज हम चंद्रकांता जी की कहानियों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि चंद्रकांता जी का जन्म 3 दिसंबर 1938 श्रीनगर में हुआ था। आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो कश्मीर में भी हुई और राजस्थान में भी हुआ। आपकी पहली कहानी 1966-67 में आती है। उसके बाद क्रमशः आपकी कहानियों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब मैं आपकी कहानियों की बात करूं, मुझे लगता है कि इस बार मैं पहले आप लोगों को कहानियां सुना देती हूं कि वो कहानियों पर बात क्यों नहीं की जानी चाहिए और किस ढंग से की जानी चाहिए। जब मैं चंद्रकांता जी की कहानी को दोबारा पढ़ रही थी तो ऐसा लगा कि इन कहानियों को क्यों उपेक्षा के घेरे में डाला गया है। एक अजीब सी तकलीफ मन में मुझे महसूस हुई, उसको भी मैं साझा करूंगी। आज मैं जिस कहानी का पाठ करूंगी पहले, उस कहानी को सुनते ही आपको कश्मीर में जो दिक्कतें हैं उसकी ध्वनि तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में किस तरह से स्त्रियों का शोषण होता है बाकी समाज से अलग। एक माँ किस तरह से अपने छोटे से बच्चे, जो दूधमुही बच्ची है, उसको बचाने के लिए कैसे संघर्ष करती है। तो आज मैं दूसरी शैली की तरह शुरू कर रही हूँ। पहले कहानी, फिर बाकी बातें। कहानी का शीर्षक है आवाज। अमावस की ठस अंधेरी रात, पहाड़ों की पात से घिरे गांव की ढलुआ छतें हैं कि कजलाए ढूहे और कोयल के ढेर। भूत प्रेतों की आकारहीन शक्लों में घात लगाए खड़े लंबे ऊंचे दरख्त। झीना झीना में अभी भी अटक अटक कर बरसे जा रहा है। कीचड़ कांदों में घुटनों तक सनी लड़की छाती से पोटली चिपटाए उबड़ खाबड़ जंगल में बदहवास गुजरती खंडहरों में पहुंच गई है। अंधेरे में मुड़ मुड़ कर आहटे टोहती वह बूढ़े चिनार के तने से पीठ टिका चौतरफा के परिदृश्य का अंदाजा लगाना चाहती है। कौन सी जगह है यह? पुलवामा, अनंतनाग, बिजबिहारा तो नहीं। आसपास कोई बस्ती नजर नहीं आती। काले खंभे मुंह नाक ढके मुजाहिदों की तरह आसमान में बंदूकें ताने खड़े हैं। शायद यह मारतंड के खंडहरों में पहुंच गई है। उसने आसपास टटोल कर धरती को थपथपाया। नोकदार खुरदुरे ठोक चट्टानों की हथेलियों से महसूस करते घिसट घिसट कर सुरक्षित सी ओट ढूंढ ली। चौड़ी सी चट्टान हाथ लगी। शायद ललितादित्य के समय की कोई ध्वस्त मूर्ति हो। आसमान में काले बादलों को चीरकर रोशनी की तलवार खिंच गई और पत्थरों का ध्वस्त साम्राज्य आंखों के आगे नंगा हो गया। हाँ, वह सचमुच ललितादित्य के 8वीं शताब्दी में निर्मित खंडहर हुए मूर्तियों के मंदिरों के प्रांगण में आ पहुंची है। उन लोगों से काफी दूर। वे इधर नहीं आएंगे। आसपास ही कहीं सेना के जवान पहरे दे रहे होंगे। एक मन भर वजनी टांगे फैलाते उसके आंसू निकल आए। घुटनों में पीप पड़े फोड़े की तीखी पीर चीस रही है। गोद में ढकी मुंदी बच्ची में सांस की आवन जावन भी नहीं लग रही। शायद बेहोश हो गई है। मर नहीं सकती। दम घुटाकर बैठने की आदी हो गई है। उसने कपड़ा हटाकर बच्ची का मुंह खोल दिया। नाक के पास हथेली रख उसकी सांस महसूस की। ठंडे हाथों से गुनगुनी सांस छू गई तो भीतर कुछ सख्त सा जमा बूंद बूंद पिघलने लगा। आदी हो जाता है हर जुल्म का आदमी। 4 मास की बच्ची भी इस नियम का अपवाद नहीं। उसने बच्ची के कोमल गाल अपने गालों से सहलाए। हिलडुल से बच्ची कमजोर आवाज में किकियाई, यहाँ यहाँ। लड़की की छाती में गुनगुनी लहर उमड़ आई।
उसने कमीज के बटन खोल दिए, उंगली से बच्ची के होंठ टटोले और उसकी नाक बचाकर दूध पिलाने लगी। भूखी बच्ची के होठों में हरकत हुई हल्की सी, पर जल्दी ही वह आकुल खोज में यहाँ वहां मुंह मारती। नन्हे हाथ में माँ की छाती पर रख दूध चूधने लगी। लड़की ने बाहों में लगभग भींच कर बच्ची के बालों में उंगलियां फेरी। दूध पीते उसकी आधी गज भर देह रह रहकर सिहर उठती थी। कपड़ों के भीतर ढकी होने पर भी बच्ची भीग गई थी। लड़की ने चुन्नी का छोड़ निचोड़ कर बच्ची का सिर माथा पोंछ दिया और अपने शरीर से चिपका कर गर्मी देने की कोशिश की। पत्थरों की ओट में बैठी लड़की अब वर्षा से सुरक्षित थी। चट्टानों के बीच यहाँ वहां उगी जंगली घास और बिच्छू बूटियों के बीच कहीं कहीं जुगनू चमक रहे थे, जिससे अंधेरे में छिपी अपसुगनी आकृतियों का एहसास तीव्र होकर भयावह लगने लगता था। दूर बहते किसी नाले की हहराती साए साए गहरी खामोशी को तोड़ रही थी। किसी खंडित मूर्ति की टेक लगाकर बैठी लड़की की चेतना सुन्न हुई जा रही थी। भागते छीपते किसी कटे पेड़ की जड़ से टकरा पैर के अंगूठे में खोता लगा था। वह जगह बराबर टीसे जा रही थी। खून भी बह रहा हो शायद। गीली मिट्टी में लथपथ पैरों को खून और पानी का फर्क समझ नहीं आता। तृप्त होकर बच्ची माँ की गोद में गुड़ी मुड़ी होकर सो गई। लड़की भी सोना चाहती थी, पर अपसगुनी अंधेरा उसकी नसों पर हावी हो रहा था। कतरती आंखों से वह 8वीं सदी के उस महान सम्राट के साम्राज्य को चिन्हने की कोशिश कर रही थी, जो अपने ही विश्वस्त सेना नायकों द्वारा छल से मारा गया था। इस काली रात में क्या उस सम्राट की रूह यहीं कहीं भटक नहीं रही होगी? विजेताओं को अपने अमर साम्राज्य का खंडित चेहरा देखकर कैसा लगता होगा? नींद के झोंकों से लड़की की गर्दन झकोले खा रही थी। आधी जागृत आधी सुप्तावस्था में कभी आंखें मूंद जाती, कभी चौंक कर खुल जाती। पत्थरों के बीच किसी रेंगते जीव के खिसकने सरकने की आवाज से वह चौकन्नी हो आई। काई भरी दरारों से लंबा सा सांप सरक कर उसके पास से गुजर गया था। कितने भयानक सांप रहते होंगे इन खंडहरों में। कहीं काट लेता तो इस नन्ही जान का क्या हाल हो जाता। उसे तो जैसे खैर क्या डस लेते। साल भर से जहरीले नाग और बिच्छू उसकी देह में इतना जहर भर गए हैं कि सांप काट भी ले तो वह खुद भी मर जाए। सांप की तरफ ध्यान जाते उसकी जबरदस्त इच्छा हुई कि वह उन्हें एक बार देख ले। मरे हुए सांपों का दाह संस्कार करना चाहिए। माँ कहती है नहीं तो उनका कोई वंशज बदला लेने जरूर आ जाता है। लेकिन क्या पता सांप मरे ही न हो और उसका पीछा कर रहे हों, दबे दुबके होहों में रेंग रेंग कर। उसे लगा सफेदों के जंगल बीच भागते खलिहानों की कीच में धंसते पैर खींच कर निकालते अधमरे सांप बराबर उसका पीछा कर रहे हैं। बच्ची की चीखों से उन्हें दिशा बोध न हो, इस ख्याल से उसने बच्ची का मुंह ओढ़नी से बांध दिया था। ऐसा करते उसके भीतर हूंक सी उठती थी। वे लोग लुकने छिपने के दौरान हमेशा बच्ची का मुंह कपड़े से कसकर बांध देते थे। उसकी चीखें बंद हो जाती और नन्हे गालों पर पानी लुढ़क जाता। लेकिन भावुकता से उसके लिए उसके पास वक्त नहीं था। वे उन्हें पा गए तो छोड़ेंगे नहीं, यह तय था। बच्ची की आवाज बंद हो गई तो पेड़ पौधों के बीच सांस लेती जीव जंतुओं की ध्वनियां मुखर हो उठी। वे लोग शायद वापस लौट गए हों। कमांडर ने लौटने का आदेश दिया होगा, या लड़की के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी काम याद आ गया होगा। क्या पता। नया साम्राज्य बनाने की जिद में जिहाद करने वाले तो कहते भी हैं कि उन्हें अगले पल का कोई अता पता नहीं होता। लड़की ने मार्तंड के खंडहरों के प्रति आभार सा महसूस किया। यह ओट न मिलती तो अपने पैरों की आहटों से ही वह मारी जाती।
साल भर उसने मरने की कामना भले की हो, अब वह जिंदा बच निकलना चाहती है। बैठे बैठे पीठ पर सुसुराहट सी दौड़ी। उसने खंभे से पीठ रगड़ ली। कोई कीड़ा था, शायद मसल गया होगा। पास ही कहीं बिच्छू बूटी की झाड़ होंगे। टटोल टटोल धरती छूने और रास्ता तलाशने से हाथों में खासी खुजली भरी जलन मच रही थी। उसने नोकदार पत्थर से रगड़ रगड़ अपनी हथेलियां छील दी। दूर से नदी का स्वर विलाप कर रहा था। अंधेरी रात का स्यापा, चूर हुई देह इस एकांत रुदन की गूंज से सुन्न हुई जा रही थी, या शायद वनस्पतियों के महक का प्रभाव हो। काले कैनवास पर तेजी से रीलें खींचती जा रही हैं, एक के बाद दूसरी। एक लंबे लंबे हाथ झपट कर अंधी खोह में खींचे जा रहे हैं। बीनू बीनू निकी रानू पास से गुजरती आवाजों का कारवां। हिकटा मिकटा बोय अन्य में डुन्नो का कीकल कलीर दी, पग मेरे बीर दी, किकली की खैनू की चोर सिपाही। नहीं, आल माल पहला था माँ मेरी के लंबे बाल। कितने लंबे बाल थे माँ के। जब उन्होंने केस पकड़कर माँ को घसीट कर कमरे में पटक दिया तो उनके बाल कमर तक फैल गए थे। वह शायद प्रलय की रात थी। ओले, तूफान और आंधी, खिड़कियों दरवाजों की चूले हिल उठी थीं। माँ बाप के साथ वह भी खिड़कियों की चुटकनियों को लगाने में जुट गई थी। उस दिन शहर में कर्फ्यू था, जुगनुओं का कर्फ्यू। बिजली गुल सासें भी डर डर कर बाहर आ रही थीं। माँ बाप और वह एक ही रजाई में घुसे सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाजे पर थापे पड़ने लगी थीं। पापा दरवाजा खोलने उठे तो माँ ने रोक लिया। पहले झिर्री से देख लो, कुछ नहीं होगा। सफेद झक चेहरे से पापा दरवाजा खोलने मुड़े कि 4 युवक लातों से द्वार तोड़ उसके घर में घुस आए, काले कपड़े से मुंह आंखें ढके। माँ की चीख निकल गई, ये तो यमदूत हैं। डरी नहीं, हम तुम्हें मारने नहीं आए। रात भर रहकर सुबह सवेरे चले जाएंगे। हाँ, पापा ने जाने कहीं से बेजान हाथों में हरकत लाई। आइए, आओ बेटा, हमारे पीछे पुलिस लगी है। कोई इधर पूछने आए कहाँ से आए, यहाँ कोई नहीं है, समझे। हाँ, सिर हिलाते पापा खातिरदारी में लग गए। माँ ने दूसरे कमरे में गद्दे खेस बिछा दिए। हमें भूख लगी है, खाना खाएंगे, उन्होंने हुक्म दिया। जैकेट वाला युवक शायद उनका सरदार था, अपनी तरफ का तो नहीं लगा। कितना उर्दू बोल रहा था। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा ही घर है। माँ ने सोचा होगा आओ भगत करेंगी तो हमें बख्श देंगे, तब तक हाथ सेंक लो। माँ ने दहकती कांगड़ी थमाई और चौके का रुख किया। वक्त जैसे ठहर गया। हवा में ऑक्सीजन की इतनी कमी कि माँ बाप और बिनी एक एक सांस के लिए हांफने लगे। तभी दाढ़ी वाले ने धमका सा कर दिया, एकदम अचानक सा धमाका। सुनो, अपनी इस लड़की को पानी देकर भेज दो, हमें रात को प्यास लगती है। दाढ़ी वाला साथियों की ओर देख भद्दे ढंग से मुस्कुरा दिया। माँ बाप पानी का जग गिलास लिए कमरे की चौखट पर खड़े हो गए तो दाढ़ी वाले का माथा सिकुड़ गया। सिर पर कफन बांध कर निकले हैं हम। 1 खून की सजा फांसी तो 10 खून की सजा भी वही फांसी। समझे ना, ज्यादा चालाकी करोगे तो जान से हाथ धो लोगे। उसका सिर पिस्तल पर चला गया, उसका हाथ पिस्तल पर चला गया। बिनी की टांगे थरथराने लगीं। वह बदहवास हो घर के कोने अतरे ढूंढने लगी। लपक कर खिड़की की चिटकनी खोल दी और गली में कूद गई। बाहर सन्नाटा सांस रोके बैठा था। दूर तक कोई आदम जाद नहीं। पस्त खिड़की से कूदने पर भी उसकी टांगों में चोट लगी। घुटनों पर हाथ दिए वह उठकर भागने वाली ही थी कि दाढ़ी वाले ने फुर्ती से झपट कर बाह पकड़ ली और बेदर्दी से अंदर खींच लिया। वाह छोकरी, अपने प्यारे अब्बा अम्मी की लाशें देखना चाहती है। कमरे की ओर घसीटते उसने बिन्नी की ढकी मुंदी देह उघाड़नी शुरू कर दी। प्लीज ऐसा मत करो, नहीं।
बिनी ने हाथ पैर मारे, दांतों लातों से अपना बचाव करने की कोशिश की। रोते गिड़गिड़ाते श्री कृष्ण को याद किया, पर श्री कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाए। माँ पापा बंद कमरे में बेटी की दबी घुटी चीखें सुनते रहे और ईश्वर से सहायता मांगते रहे, लेकिन ईश्वर कर्फ्यू के रात में कैसे आ पाता। बिन्नी को मरना था, मर गई एक देह बच गई, तुड़ी मुड़ी टुकड़ा टुकड़ा हुई देह, जिसे लार टपकाती नजरों से देखते कंजी आंख वाले युवक ने मां से कहा, तुम्हारी लड़की हमारे सरदार को भा गई। खुशकिस्मत हो, यूं अब यह तुम्हारी बिरादरी में किसी काम की नहीं रही, नापाक हो गई। उफ, उस वक्त पापा के हाथ बंधे थे, माँ के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, कमरे के बीचों बीच चित्त पड़ी माँ मरी हुई लाश लग रही थी। यूं हाथ खुले भी होते तो भी क्या होना था। वे लोग बिनी को भी अपने साथ ले गए, जहां जहां गए मुंह आंख पर पट्टी बांधना कभी भूले नहीं। वह चलती रही उनके साथ साथ, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कभी गाय बाड़े में, कभी भूसा कोठरी में, कभी दूर जंगल की खोहों खंदकों में। उनके पिस्टल, बारूद, AK-47, कलिस्निकोव आदि जरूरी नगों के साथ एक जरूरी नग बिनी। साल भर वह कड़े पहरे में रही, एक रात वे देर तक डेरे पर नहीं लौटे। अच्छा मौका था भाग निकलने का, लेकिन भागना आसान नहीं था। उनके लोग हर नाके कोने में छिपे उसकी गतिविधियों की टोह लेते रहते थे। बिनी को मरने की इजाजत नहीं थी। भागने की गलती को उन्होंने माफ नहीं किया। 3 जने चले जाते तो चौथा उसकी चौकीदारी में तैनात रहता। तुम भी जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वे लोग जरूरी काम कर रहे हैं। बिनी उसे टरकाने की कोशिश करती, पर वे लोग खूंखार दरिंदे भले हों, बेवकूफ कतई नहीं थे। उनकी नोच खसोट से बिनी का आत्मा जख्मी हो गई थी। अपने माल की हिफाजत भी जरूरी काम है। वे हंसते तो उनके काले मसूड़ों में फंसे खून सने कच्चे गोश्त के रेसे नमुदार हो जाते। बिनी अपने भीतर घुस जाती। इन दागदार मसूड़ों में चाकू घोंप दे तो क्या हंस पाएंगे ये कच्चे गोश्त के आहारी। पहले बिनी को उपकाई आती थी। उसने उनके कपड़ों पर उल्टी करने के अपराध में लात घूसे भी खाए थे, लेकिन अब आदत हो गई। हर रात तारे मेखे बनकर आसमान में ढुक जाते। बिनी के भीतर कोई हिंस्र जीव जबड़े कसता रहता। काश वह यह मेखें उनकी आंखों में ठोंक पाती। रात भर वह तरकीबें सोचती रहती। सुबह उनके लिए खाना बनाने में जुट जाती। देर होने पर वे बौखला जाते। इस बीच वह एक बच्ची की मां बन गई। उस रात गौशाला में पुआल के ढेर पर छटपटाते उसने ईश्वर को जी भरकर कोसा। लिजलजे होठों वाला गांव से किसी औरत को बच्ची की नाल काटने के लिए पकड़ लाया था। औरत सहमी हुई थी। उसने रक्त सने पुआल के ढेर पर मटका औंधा कर जगह साफ कर दी तो खून का नाला गौशाला के बीच बह निकला। उस वक्त जन्म और मृत्यु की मिली जुली गंध सूंघते लड़की को लगा कि वह रक्त नदी में बह रही है। गांव से लाई गई औरत ने चिधड़े से बिनी को पांच कर सूखे पुआल पर लिटा दिया। उस वक्त उसके हाथों के साथ होंठ भी कांप रहे थे। वे लोग बच्ची से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने बच्ची औरत को थमाकर कुछ आदेश निर्देश भी दिए, लेकिन औरत जाते जाते लौट आई और उन लोगों के मुड़ते ही बच्ची को कपड़े में लपेट कर मां के बगल में लिटा दिया। लड़की की छातियां अपने अधमैले दुपट्टे से पोंछ उसने बच्ची के होंठ छुआ दिए, लेकिन बच्ची और मां दोनों को तमाम तमाशे से तटस्थ देख औरत ने गरम उजास भरी। है बदबख्त खुदाए मोकाल बिनय। उसके आखिरी शब्द बिनी भूल नहीं पाती। वह दुआ थी या बद्दुआ? बदबख्त बिनी थी या यह निष्पाप बच्ची जिसकी मौत की कामना उन लोगों के साथ औरत ने भी की थी। बिनी ने उस वक्त होश में आते ही चाहा था कि इस नन्ही मांसपिंड की गर्दन पर दबाव डालकर अपनी टूटी देह आत्मा का बदला ले।
पर इस बेहद आसान काम के लिए उसके हाथ नहीं उठे। उसके भीतर बैठा हिंस्र जीव इतनी आसानी से तृप्त नहीं हो सकता था, बल्कि उसकी इस हरकत से तो उन शैतानों को ही मुक्ति मिलनी थी। दूसरे दिन जब बच्ची की नाभि में पीप पड़ गई और वह जोर जोर से चीखने लगी, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए उसे खत्म करना निहायत जरूरी समझा। बिनी के भीतर अचानक अंधड़ सा उठा, विचित्र सा अंधड़। उसने उनके पैर पकड़ लिए। मैं इसका मुंह बांध दूंगी, यह नहीं रोएगी। देखो इस बेचारी को कितनी तकलीफ हो रही है, रहम करो इस पर। वे लोग बिनी को आश्चर्य से देखते रहे, शायद तरस भी खा गए या सोचा हो इस पिद्दी सी जान को टेटुआ दबाकर कभी भी मुख चुप कराया जा सकता है। फिलहाल उन्होंने बच्ची का मुंह बिनी की पुरानी चुन्नी से कसकर बंद कर दिया और बच्ची को लगभग उछालकर बिनी की गोद में डाल दिया। तुम तो क्या बांधोगी इसका मुंह, तुझे तो बेकार की इल्लत से आमार हो जाएगा। वे बार बार बच्ची की आवाज से गुस्साते। हर बार कपड़े का पट्टा कसकर उसके मुंह पर बांधा जाता। उनके आंख ओट होते ही बिन्नी बच्ची का मुंह खोल देती और उसे फिरने के अंदर छिपा लेती। बच्ची के दुधिया चेहरे पर कपड़े के अस्क खुद गए। कपड़ा खुलने पर भी वह दूध पीने के लिए होंठ हिला नहीं पाती। बिन्नी आंच पर कपड़ा गर्म कर उसके मुंह और पेट पर टकोरे देती। माँ के बताए घरेलू नुस्खे बच्ची पर आजमाती। बच्ची उसकी कुच्चड़ में सिकुड़कर चिपक जाती। उसकी 2 हाथ की हटियल देह अक्सर घुटी घुटी सिसकियों से सिहरा करती। बिनी का बेहिस होता मन ऐसे में गरम मोम की तरह टपकने लगता। अपनी देह की छीछा लेदर की गवाह इस निष्कलुष जीव में उसका अपना ही अंश अपने से बाहर आकर उसका हमराज बन गया था। इसे वह हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी। सड़क से कोई ट्रक गुजरा। घरघराती आवाज के साथ ट्रक की हेडलाइट्स को अंधेरे को चीर कर खंडहरों के बीच आगे बढ़ गई है। सेना की गश्त होगी। बिनी खंडहरों के बीच उकड़ू बनकर बैठ गई, दुबक गई। भीतर बैठे डर से वह अभी भी मुक्त नहीं हो पाई थी। सेना तो रक्षक है, पर अकेली औरत को देखकर रक्षक का मन न डोल जाए, इसकी गारंटी तो इतिहास पुराण भी नहीं देते। फिर रात के अभेद्य अंधेरे में पसरे सुनसान के बीच खंडहरों में प्रेतनी सी घूमती औरत शक के दायरों में आएगी ही आएगी। यूं वह अब अच्छी लड़की कहाँ रह गई। उसकी राह में पलक पावड़े बिछाने वाले लोग अतीत हो गए। माँ बाप बचे ही होंगे तो क्या बाहें खोल उसे अंकोर लेंगे। उसे उग्रवादियों के बीच रही उस लड़की की याद आई जो उनकी चंगुल से निकल मीलों मील खतरों के जंगल पार करती शरणार्थी शिविरों तक पहुंच गई। पर स्वयं याचक बने शरणार्थी समाज ने उसे अपने शिविर में गज भर जगह भी न दी। सचमुच विपत्ति व्यक्ति को ही नहीं तोड़ती, उसके विवेक को भी ध्वस्त कर देती है। बिनी के भीतर गुस्सा धधक उठा। वह अभिजात्य ब्राह्मणों के घर क्यों जन्मी। अपनी जाति का नाश करने वाले द्वेष स्वामियों की पवित्रता पर रोने का मन हुआ, लेकिन उसकी आंखों की नमी बहकर निस्सेष हो चुकी थी। अब उसमें शुष्क जलन कड़क रही थी। साल भर दरिंदों के साथ रहकर उसने अपने सीने में एक हिंस्र जीव पाल रखा था, जो सांप बिच्छुओं से अटे खंडहरों के बीच उसे जीने के लिए उकसा रहा था। उसने उस हिंस्र जीव से दोस्ती कर ली, क्योंकि उसके साथ माया, मोह, ममता, प्यार व्यार की कोई बंदिशें या तवालतें नहीं थीं। वह एक अग्नि पिंड था जिसने बिनी को ग्लेशियर होने से बचा लिया। वह न होता तो इतनी आसानी से बिनी कब्र से बाहर आ पाती। बिनी पूरी तन्मयता से उन लोगों की सेवा में खड़ी रहती। वे बर्फबारी में कभी सीमा पर सामान लेने चले जाते। उनके पैर बर्फीली ठंड से सूज जाते। वह चिलमची में नमक डाल गर्म पानी लाकर उनके पैर सेंकती। एनकाउंटर में कोई जख्मी हो जाता तो एहतियात से पट्टी बांध देती, जैसे जन्म की ही नर्स हो। वे भी उससे खुश रहने लगे थे।
तू तो डॉक्टर बनना चाहती थी ना, हमने तुम्हें इम्तिहान दिए बिना ही डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दे दिया। इधर भूसा कोठरी में चूहों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। एक रात लंबी नाक वाले का अंगूठा काट खाया। गोली दागने में माहिर लंबी नाक वाले को हाय हाय करते देख बिनी ने बाहर से संजीता, भीतर से खुश होकर सोचा इसकी नाक कुतर डालते तो अच्छा था। उस दिन सरदार परेशान था। उसके कुछ यार दूसरे गुट में शामिल हो गए थे। कोई ईमान ही न रहा सालों में। उसे जबरदस्त गिला था। बिनी माथा दबाती रही। रात भर चूहे सरदार की टांगों पर उछल कूद करते, टप्पे खेलते रहे। उसने गुस्से में आकर दो चार चूहों को गोली से भून दिया और पूंछ पकड़ दरवाजे से बाहर फेंक आया। बिनी को दहशत हुई। ऐसे ही आदमियों के साथ भी करता होगा। उसने चिंता से कहा, कितनी गोलियां बरामद करोगे और कैसे बर्बाद करोगे? चूहे मारने की दवा क्यों नहीं लाते? इस पर मोटे होंठ वाले ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। हमें मारना चाहती है बदजात? पिंजरा चूहों के लिए काफी है, तुम इसकी फिक्र मत करो, अपने काम से काम रखो। लेकिन वे जंगली चूहे थे। पिंजरे में रखना उन्हें कबूल नहीं था। ला दो दवा, मैं आटे की गोली में मिला बिलों के मुंह पर रख दूंगी, या होगार्ड मतलब सूखी मछली में लपेट दूंगी। तुम लोग भी चैन से सो पाओगे। उस रात बिनी ने सरदार की बड़ी सेवा की। वह शायद उसकी बच्ची का बाप था, या क्या पता वह वाला जो उसके मुंह पर कपड़ा कस देता था। सरदार प्यार के अतिरेक में मारा गया। टिक 20 या नीला थोथा जैसी कोई जहरीली पुड़िया लाकर उसे थमा दी। जरा ख्याल से रखना, बाद में साबुन मल कर हाथ धो लेना, नहीं तो चूहे के साथ हमारी चूहिया भी जन्नत को रवाना होगी। सरदार ने प्यार से हिदायत दी। वे लोग खींखी कर दांते दाढ़े खींचताते रहे। बिनी ने उनके खून सने जबड़ों को अनदेखा कर दिया। कैसे मरूंगी मैं? मुझे तो तुम लोगों की सेवा करनी है। यह हुई न बात। हमारा राज्य बनेगा तो तुझे जरूर मिनिस्टर बना देंगे। सरदार ने उसे नई नजर से देखा। तू पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। बिनी उसके विश्वास की पात्र बन गई थी। रात उसने रोगन जोश पकाया, खूब मसालेदार। कोई महक मुस्क नहीं। उन्होंने दारू की बोतलें गले में उड़ेली, छक्कर खाया, तारीफें की और खाते खाते ही लंबे हो गए। बिनी थोड़ी देर बर्तन समेटती खटर पटर करती रही। रोए कान बनकर आवाजें टोहते रहे। पुआलों के बिछौनों से पहले गंगू आती आवाज उठी, फिर आंख आंख उल्टियां। बिनी ने 4 फौलादे जिस्म ऐंठते देखे। उसके भीतर का हिंस्र जीव तृप्त हो गया। बच्ची को गोद में समेटे बिना नंगे पैर भूसा कोठरी से बाहर निकल आई। मनमंतरों बाद उसकी कब्र का मुंह खुल गया था। सूने आंगन में पल भर खड़े होकर उसने बौने पहाड़ों को सिर उठाकर देखा था और देखी दिए की आखिरी लौ, जो भड़क कर थरथराई और गुल हो गई। दूर से किसी ने टार्च घुमाया। उन लोगों के लिए कोई संदेशा था शायद। वे जवाब न पाकर कोठरी की तरफ आ सकते हैं। बिनी बेतहासा भागने लगी, दुनिया के आखिरी छोर तक। हवाओं को चीरती, धरती रौंदती, जख्मी और लहूलुहान होती। उसका अभियान सफल हो गया था। शिथिल और संतुष्ट वह मारतंड के खंडहरों में थम गई। मुर्गे की पहली बांग से ध्वस्त मूर्तियां जाग उठीं। हड़बड़ाकर बिनी ने आंखें खोलीं। उनका क्या हुआ? टार्च वालों ने उनकी कब्रें खोदी या भूसा कोठरी में ही अग्निदाह कर दिया। गूं 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 पूर्वी आकाश से उजास फूटा। चिनार के पत्तों बीच छिपी गूंगी ने कुहुक कर उसका ध्यान खींचा। बिनी कीचड़ से लथपथ देह लिए उठी। वर्षा ने जगह जगह पानी के ताल बना दिए थे। साफ तलैया के पास पहुंचकर उसने बच्ची को चौड़ी चट्टान पर लिटा दिया और पानी में घुसकर देह से मिट्टी उतारने लगी।
बच्ची चट्टान का सख्त स्पर्श पाकर पहले कुनमुनाई, बाद में चीख मार कर रोने लगी। बिनी को उसके रुदन की आवाज अनूठी लगी, जैसे पहली बार सुन रही हो। उसने हथेलियां भर भर पानी बच्ची पर उछाला और उसकी ऊंची उठती आवाजों को खंडहरों में गूंजते और आसमानों को छूते देखती रही। उसके दिल से सारा डर निकल गया। ये थी कहानी चंद्रकांता जी की आवाज। मैंने पहले ही कह दिया था कि चंद्रकांता जी के कहानी का पाठ पहले करूंगी, बात बाद में करूंगी। और इस कहानी के साथ आप देख पा रहे होंगे कि कश्मीर में टूरिस्ट बनकर जाना, शोधार्थी बनकर जाना और कश्मीर में पैदा होकर कश्मीर को जीना, ये तीन अलग चीज हैं। और यह तीनों चीजें आपको चंद्रकांता जी की कहानियों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी कहानियों में कश्मीर ही स्पंदित है। आपकी कहानियों में सैन फ्रांसिस्को से लेकर ऑस्ट्रेलिया और टेक्नोलॉजी की भी प्रतिध्वनियां हैं। क्यों न हम चंद्रकांता जी के बाकी कहानियों में क्या ध्वनियां हैं उस पर भी बात कर लें, क्योंकि यह कहानी एक कहानी थी जिस पर हमने बात की। एक अपनी कहानी मूल रूप से अगर मैं कहूं कि चंद्रकांता जी की कहानियों में क्या ध्वनियां हैं, तो उनकी कहानियों का जो मूल स्वर है आपसी प्रेम और सौहार्द का बेमिसाल स्वर देखने को मिलेगा। कश्मीर की मखमली धरती, पंजाब का लहू लुहान चेहरा मुखरित होगा। निष्कासन की अथाह पीड़ा और अपने ही देश में बेगानेपन की त्रासदी का कटुता की जो अविरल धारा बहती है वह भी दिखाई देगा। आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के दोगलेपन में फंसे आम जीवन और इंसान की व्यथा कथा का बेहद महीन और मार्मिक चित्रण मिलेगा। भौतिक समृद्ध एवं औद्योगिक प्रगति के रास्ते जिस तरह से मशीन में तब्दील होती जा रही है जिंदगी, उसका भी आपको चिंता और चिंतन भी मिलेगा। चक्रव्यूह में घिरे मानवीयता की ठंडी कब्रों से जो धीरे धीरे करके निकलती है, उन अल्फाजों को भी उन्होंने बड़ी ही मुलायमियत से स्वर दिया है। और संवेदनात्मकता की बुनावट आपने अभी आवाज कहानी के माध्यम से महसूस किया होगा कि अपनी कहानी में वो अपनी संवेदना किस तरह से उड़ेलती हैं। और जब ये लेखन में आई तो प्रॉपर लेखन में आने का ये बड़ा दिलचस्प किस्सा भी अपने आत्मकथाओं में बयां करती हैं। मुझे लगता है कि जो लोग बिना पढ़े ही किसी लेखक को खारिज कर देते हैं या किसी खास खांचे में बांध देते हैं, उन्हें चंद्रकांता जी के संस्मरण जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो संस्मरण वो सारे दरवाजे खोल देते हैं कि चंद्रकांता अपने वक्त की और फिल वक्त की कितनी महत्वपूर्ण कथाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार हैं, जो उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में और उनके आत्म संस्मरणों में स्पंदित होती है। और अब मैं इनकी कहानी के बरक्स अगर मैं बात करूं तो इसी संग्रह से कुछ कहानियों पर मैं अपनी बात रखती हूं। जब ये एक कहानी लिखती है पोसोनूल की वापसी, उसमें वो लिखती हैं, बाहर के मौसम में यही सहतूत के पेड़ सफेद गुलाबी बौरों और लाल भरे रस भरे तूतों से महकता रहता है, तब शमशीले पोसोनूल के झुंड नन्हे नन्हे पत्तों के आड़ में छिपकर चहकते हैं। पोसोनूल दरअसल एक पक्षी है और उस पक्षी को इस कहानी में प्रतीक बनाती है मानवीयता के। और यह प्रयोग आप प्रतीकात्मक कहानियों के अगर तौर पर देखेंगे तो बेहद उम्दा है और एकदम से आहलदा किस्म का है। इसमें नए शब्द भी आपको मिलेंगे, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, कश्मीर में की जो सिंधी है और पश्तो भी कुछ कुछ जगहों पर रहती है, तो ये सारी भाषाएं और शब्द भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इनकी एक कहानी है काली बर्फ। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है और असंभव सी घटना में संभव सी स्थिति का
तकाजा है। और इसमें एक कल्पना यह भी है कि हमेशा हमने देखा है कि बर्फ सफेद होती है, लेकिन बर्फ काली भी होती है, और वह काली जो होती है मरी देह का भी एक धर्म होता है। तो ठीक उसी तरह से काकपट्टी पर सुबह का रखा भात शाम तक अकड़ जाता है। तो जो काली बर्फ की का प्रतीक इन्होंने लिया है, वो जिंदगी में तमाम तरह के दहशतगर्दी के बीच में अगर हम ईमान धर्म की बात करते हैं तो आखिर में हम स्वयं टूट जाते हैं। इस कहानी में एक पात्र है परमी, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। वो डॉक्टर रहती है पेशे से, और उसका मानना रहता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप ही होते हैं, इसलिए उसे दहशतगर्द कभी नहीं छूते हैं। लेकिन वो गलत साबित होती है, और जब दहशतगर्द अपना चेहरा लेकर के बाहर आते हैं तब उसके साथ न्याय नहीं करते हैं, बल्कि आंखों के सामने ही उसके सारे अजीजों को मार देते हैं। यह कहानी इसी प्रतीक में है कि जो चीज हमें सफेद दिखाई देती है, दरअसल उसका दूसरा हिस्सा स्याह ही होता है। अगर हम गुटके का एक हिस्सा देख रहे होते हैं तो वह बेशक चमकीला और सफेद हमें नजर आता है, लेकिन जब हम उसके सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ जाते हैं तो दूसरे साइड से वो काला ही होता है। तो दहशतगर्द कितना भी अच्छा बात कर ले, या आपके पास इलाज कराने आता हो तो मीठी बातें कर लेता हो, लेकिन उसके मन में जो कड़वाहट है, जो कलुषता है, वो उसको कहीं न कहीं वो जाहिर ही हो जाता है। एक कहानी आपकी आत्मबोध है। आत्मबोध के नाम से आपको लग रहा होगा कि वो कहानी उसमें कैसे आत्मबोध की बात करती है, लेकिन कहानी का एक छोटा सा अंश रखते हुए मैं बात रखती हूँ। अरदास करते निहाल भाई की आंखों से पानी के परनाले बहने लगे। अचानक उन्हें नया ही बोध हुआ। उनके भीतर कहीं गहरे से जूं तसल्ली देती सी आवाज आई हो, निहाले, कभी ऐसा वक्त भी आता है जब एक का होना ही दूसरे के दुख का कारण बन जाता है। यह कहानी इसी स्वर की कहानी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिसके होने से खुश होते हैं, दरअसल कई बार उसके रहने से ही हमें तकलीफ भी होने लगती है। तो ये बहिन दर्द की कहानी है। एकदम मुलायम फाहे की तरह दर्द धीम करके हमारे सामने खुलता है, और इस दर्द के बरक्स को समझने के लिए आप कहानी से गुजरे तो बेहतर है। एक कहानी है लगातार युद्ध, और इसकी जो नायिका है वो गुरप्रीत है। गुरप्रीत के बारे में लोगों ने एक अफवाहें बना रखी थी कि थोड़ी दबी जबान में स्वाति ने जोड़ा था, डायवोर्सी है। यह कहानी एक पति पत्नी के अलग होने के बाद एक स्त्री के संघर्ष की कहानी है, जो चुप रहती है लेकिन हार नहीं मानती है। और उसके हार न मानने की वजह क्या है उसको बताते हुए मैं रखना चाहूंगी। कोर्स पर कोर्स किए, तब कहीं प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिला। उसे कुछ बनना था अपने लिए, टिंकू बबली के लिए और बलबीर को गलत साबित करने के लिए वह वक्त से आगे दौड़ रही थी। सुबह स्कूल, शाम गुजराती भाई के स्टोर में हिसाब किताब देखने, दिन में 4 चक्कर घर के लगते। माँ बाबा भूखे तो नहीं बैठे, कहीं ओवन का स्विच खुला नहीं रहा, बच्चों ने परेशान तो नहीं किया, और रात भर बैठकर पढ़ाई करना, कोर्स पूरा करना। ये उस किरदार की कहानी है जो हमारे समाज में ऐसी कम स्त्रियां पाई जाती हैं। गुरप्रीत कहानी जो है पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है, लेकिन गुरप्रीत पाकिस्तान से उठकर विदेश की धरती पर जाती है, जहां अपने लिए एक न सिर्फ जगह बनाती है बल्कि अपनी पहचान बनाते हुए यह सिद्ध करती है कि दरअसल मेरी जो लड़ाई है वह समाज के भेदभावपूर्ण परिस्थितियों से है, और उन परिस्थितियों से लड़ करके वो बाहर आती है अपने अस्मिता और अस्तित्व के साथ। बड़े मजबूत किरदार का इन्होंने यहाँ पर चित्रण किया है। वह जब कहानी खत्म हो रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे एक उत्कृष्ट किरदार यथार्थ की भूमि पर हमारे सामने एकदम से साक्षात होकर के हमसे साक्षात्कार कर रही है। तो गुरप्रीत आप हमारे देश में हर जगह एक
गुरप्रीत आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि लड़ने के लिए स्त्रियां तैयार हैं। डिवोर्स लेना अलग वजहों से हो सकती है, लेकिन उसके बाद हार कर बैठ जाना गुरप्रीत ने नहीं सीखा था। उसने यह सिद्ध किया और यह एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है, जिसका पाठ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकती है, प्रेरित कर सकती है कि हमें जिंदगी से हारना नहीं है बल्कि आगे बढ़ते जाना है। एक कहानी है, नाम थोड़ा सा अलग सा है, अल्कट्राज देखा। ये अल्कट्राज जो है सैन फ्रांसिस्को के जेल खाने से शुरू होती है और यह कहानी एक दूसरे बिंदु पर केंद्रित है, जिसे हम भारत में उस तरह से अभी तक स्वीकार्यता नहीं मिली है, बाद में मिल गई थी कोर्ट से। इस कहानी में एक रवि है, एक कमल है, एक छवि है। रवि जो है अच्छी कंपनी में जॉब करता है, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी रहती है कि वो लड़कियों को पसंद नहीं करता, उसके पसंद लड़के हैं। फिर भी अपने घर वालों के दबाव में वो छवि से शादी करता है और जब छवि प्रेग्नेंट हो जाती है फिर उसका प्रेमी कमल वापस आ जाता है। तो इस बात को छवि नोट करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, रवि कैसा व्यवहार कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से उनके आंखों में उसे नजर आता है और इस बात का जब उसे बोध होता है तब वो सवाल करती है। रवि और कमल की आंखें मिली तो छवि को इल्हाम सा हुआ। बहुत कुछ छिपा है उन नजरों में, हल्की भूरी आंखों का चुंबक। रवि उनमें उलझकर पलक झपकाना भूल जाता है। बिना बोले भी उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, भीतर तक टटोलती हैं। वहां शिकायतें हैं, मनुहार है और अपनी एक अंतरंग दुनिया जिसमें दूसरों का दखल नहीं हो सकता। यह दखल शब्द जो है छवि को खटकती है, क्योंकि वो दोनों अपने बीच में छवि को नहीं देख पाते हैं और बात बात में रवि जो है छवि को टोक भी देता है। तो अंततः छवि को लगता है कि मैं किस व्यक्ति के साथ रह रही हूँ, जबकि उसके अपने सपने थे। माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी रवि से की, इस बात के आधार पर कि वहां तुम्हें सारे ऐशो आराम मिलेंगे और तुम्हारी पढ़ाई पर भी ब्रेक नहीं लगेगा, तुम खुश रहोगे। लेकिन खुश रहने की जो नींव थी वह दरअसल अप्रत्यक्ष रूप से समझौते की नींव थी। और यह बात रवि कहता है। इस कहानी के माध्यम से आपको यह संदेश भी मिलता है कि आज हमारी सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जो स्वरूप है वह तेजी से बढ़ा है और विकराल रूप लेता जा रहा है। जब उसके बच्ची हो जाती है तब उसने सब छवि ही निर्णय लेती है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए और वो एक लाइन कहती है, शादी तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, आज इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। ये एक कहानी एक अलग ध्वनि की है। अक्सर देखा गया है कि कहानियों में पुरुष किरदार जो होता है, पुरुष नरेटर जो होता है, सूत्रधार जो होता है, वो आगे आकर के कहता है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर चंद्रकांता जी की खासियत है कि वो अपने स्त्री किरदार को मजबूती से आगे करती हैं, चाहे गुरप्रीत हो, चाहे विनी हो, चाहे छवि हो। छवि आती है और वो कहती है कि ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं इसे तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। वह जो मुक्त शब्द वो बोलती है उस समय दरअसल वो दोनों एक दूसरे को मुक्त कर रहे होते हैं। तब ये एक लाइन कहती हैं, कौन कितना टूटा कितना मुक्त हुआ कहना कठिन है। लेकिन मुक्ति की कहानी छवि लिखती है, रवि हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि रवि के लिए छवि भी उतनी ही महत्वपूर्ण लग रही थी और उसका अपना पहला प्यार, उसका दोस्त कमल भी। तो यहाँ पर एक स्त्री के साथ दूसरे पुरुष के, तीसरे पुरुष के प्रवेश की कहानी है। एक पुरुष के बीच जिंदगी में एक व्यक्ति नहीं है महत्वपूर्ण, दरअसल उस व्यक्ति के बीच का जो प्रेम है और वह उस समाज का प्रेम है जहाँ स्वीकार्य है। वो कहता है, उसने प्रश्न किए, झगड़े किए, कभी तर्क देकर, कभी आंसू बहाकर उत्तर चाहे, पर रवि चुप रहा। माथे की नसें तड़कने लगी, छवि की सहन शक्ति जवाब दे गई, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे पिता का बनने का सपना पूरा नहीं होने दूंगी। और वो पिता बनने के लिए शादी करता है।
अलकटराज का द्वीप से वो मुक्त हो जाती है, एक तरह से सामाजिक बंधन के कैद से मुक्त होती है अपने बच्चे के साथ और अपनी पहचान बनाती है। चंद्रकांता जी की एक कहानी है चुप्पी का धुन। यह कहानी मैं पहले इसी कहानी को पढ़ने चाह रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को पढ़ा तो मुझे लगा चुप्पी के धुन में एक अलग धुन है, लेकिन आवाज की बात ही कुछ और है। वो कश्मीर के उस चीज को बयां कर पाई जो सचमुच में वहां मौजूद है, जिसे हम न्यूज चैनलों में देखते हैं लाल चौक के नाम पर, लेकिन लाल चौक से अलग भी खून के छींटे हैं जो नजर नहीं आते हैं। वो फूलों में, कभी खुशबुओं में, तो कभी बर्फ के सफेद चादरों में ढक दिए जाते हैं, तो उसको वो बाहर करती हैं। शेर हमेशा दयालु नहीं होता। फिर यह जंगल नहीं शहर था, आदमखोर जानवरों से अटा पड़ा। एक युवा लड़की का नरम मांस मिलेगा तो छोड़ेगा क्या। इस कहानी का धुन जो है आप समझ पा रहे होंगे। इस कहानी में एक ड्रामा, मेलोडी ड्रामा का भी जिक्र आता है और महाश्वेता जी के 1084वें की माँ की बरक्स भी बात को आगे वो रखती हैं। यह कहानी जो है उसके आसपास के जो घुमंतू जीव हैं उसी के एक दूसरे पहलू को लेती है। उसके पास कहने को बहुत कुछ था। उसने तय किया कि वह फ्रीलांसिंग करेगा। वह दूर दराज की बस्तियों, जंगलों में घूमकर आदिवासियों, घुमंतुओं की जिंदगी कैनवास पर उतारना चाहता है फूलों की गंध, लोरियों की ध्वनियां और सागर की हरहराहट भरे चित्रों का उभार। इसमें स्त्री को कमतर मानने की बात है और वो लड़की इस बात को स्वीकार नहीं करती है और बहुत समय बाद बिछड़े हुए दो व्यक्ति के मिलने पर जो धारणा बनती है उसको वो खारिज करती है और वो कहती है, माफ कीजिए, लड़कियों के बारे में आपकी जानकारी बहुत ही कम है। और जो नायिका है वो स्वाति, वो चुपचाप रहती है और उसके ऑफिस, जिस ऑफिस में वो जाती है, वो आदमी भी चुप रहता है, लेकिन दोनों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों को बड़ी बारीकी से समझाया है और जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि प्रेम की यह शायद सबसे अलग कहानी है और इसका प्रेम जो है अमूर्त होकर के भी पूर्णतः मूर्त है। एक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगी और सबसे जरूरी लगा कि यह बात हम सब क्यों नहीं करते हैं। हर आदमी अपनी जिंदगी में जरा सा स्पेस चाहता है, जरा सी जगह चाहता है। कहानी का शीर्षक है थोड़ा सा स्पेस अपने लिए। यह दो युवाओं की कहानी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, आईटी में हैं, दोनों अच्छे पद पर हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास अकूत पैसा है, सब कुछ है, ऐशो आराम के लिए एक दूसरे का साथ भी है, लेकिन असंतुष्टि है। इसमें जो नायक है वो एक समय के बाद, इनके पास मशीनी जिंदगी है, इनका जो जीवन है मशीनी जीवन है और आईटी से पढ़े हुए हैं, आईटी से किए हुए हैं, 5 पॉइंट से ज्यादा इनको सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। सब कुछ के बाद लड़का एक लाइन अपनी माँ से कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ माँ। बोर किससे? काम से, ऑफिस से, माहौल से? मम्मा ने जानना चाहा। नहीं मम्मा, काम तो ठीक है। वो बोर हो रहा है उस लड़की से जिसके साथ वो काफी समय से लिव इन में रह रहा है, लेकिन अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। लड़की जबकि ऐसा नहीं सोचती है, वो ऐसा सोचती है कि अगर हम एक कदम आगे एक साथ बढ़े हैं लंबे समय से परिवार की सहमति से, तो अब हमें सामाजिक रूप से उसी तरह से रहना चाहिए। ये दोनों 10 साल से ज्यादा भी एक दूसरे के साथ बगैर शादी के रहते हैं, लेकिन आखिरी समय में लड़का बोर होने लगता है क्योंकि एक तीसरी लड़की का प्रवेश होता है लड़के के जीवन में और वहीं पर पहली लड़की उसको खटकने लगती है। तब बहुत ही
सूक्ष्मता से ये इस बात को रखती हैं कि दरअसल पति पत्नी के रिश्ते के बीच में भी दोनों का एक अपना स्पेस होता है, उनका एक अपना जगह होता है, उनके अपने परिवार के लिए, उनके खुद के लिए, उनके सोचने के लिए। तो बहुत टोका टाकी भी पारिवारिक रिश्ते को विखंडित करती है। इस कहानी में इस बात को बड़ी दूसरे शैली में कही गई है और यह कहानी भारत से शुरू होकर श्रीनगर, कश्मीर, मुंबई और विदेश तक फैलती है। और यह कहानी बहुत बड़े सवाल भी खड़े करती है कि यह समाज में जो नए तरीके के नए रिश्ते पनप रहे हैं, उन रिश्तों की वास्तविक हकीकत क्या है और दोनों के बीच में जिंदगियों का समायोजन क्या है। तो क्या हम नया समाज जो गढ़ रहे हैं वह समाज बेहतर है, बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। यहाँ एक जगह ये लिखती हैं, उनकी नितांत निजी दुनिया, माँ कहती है, उनकी नितांत निजी दुनिया, अपने फैसले उसमें उनके पांव धरने की जगह भी न थी, न राय न मशवरा, सिर्फ सूचना भर देने की औपचारिकता। अब उनकी जरूरत क्यों आन पड़ी? बड़ी बड़ी कंपनियों को सलाह मशवरा देने वाले तेज तर्रार युवा द्वय के भीतर यह कमजोर कोना कहाँ छिपा रह गया, जहां उनके अपने फैसले बेआवाज होकर उन्हें चौराहे पर छोड़ गए, या नजदीकियों ने प्यार की हवाई उड़ाने को धरती दिखाई। ये माँ का कथन रहता है। प्रभावती देवी के अपार्टमेंट के बाहर जब लड़का देखा जाता है और लड़की फोन करती है कि माँ वरुण सही नहीं कर रहा है, तब माँ सोचती है कि जिनके पास हमारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं था, किसी बात के लिए हमसे नहीं पूछा, हमें सिर्फ फैसला सुनाया, आज उन बच्चों को हमारी जरूरत आन पड़ी है। तो आप इसको देख पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा भागम भाग भी कई बार अच्छा नहीं होता है। और हम अक्सर बुजुर्गों को इस बात के लिए कहते हैं, आप नहीं जानेंगे, जनरेशन गैप को ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगते हैं कि यह आपके जमाने की बात नहीं है। दरअसल हर जमाने की बातें हो सकती हैं, तजुर्बात अलग हो सकते हैं, उन तजुर्बात को समझने की जो सलाहियत है वह सबके अंदर नहीं होती है। हम फैसले ले सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनियां चला सकते हैं, इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, लेकिन कई बार घर के छोटे मसले को भी हल नहीं कर पाते हैं। तो यह कहानी उसी आत्मीय स्पेस को लेकर के, थोड़ा सा स्पेस अपने लिए, यह स्पेस जरूरी भी है। मैं भी उसे भूलना नहीं चाहता, बस अपने वजूद को बचाए रखना चाहता हूं। दरअसल सच्चाई तो यही है कि ओपन रिश्तों का अंत भी ओपन ही होता है। बनवास कहानी आप रामचंद्र जी वाला बनवास नहीं है, यह वह बनवास है जिसको समझने के लिए बनवास को आप जरूर पढ़ें, ताकि चंद्रकांता जी बनवास क्यों लिख रही हैं, उन्हें जरूरत क्यों पड़ी बनवास लिखने की। उसके बाद इनकी एक कुछ और छोटी छोटी कहानियों पर मैं ले लेती हूँ। खुदा बाकी रहे, सी मरमेड से ही शुरू होती कहानी, और ये तमाम तरह की कंपनियों, ब्रांड्स, कपड़ों की बात करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती है कहानी। मैं दत्ता, जन्म से बंगाली, पेशे से इंजीनियर, जर्मन सिटीजन और घर परिवार से डाइवोर्सी। यही एक लाइन इस कहानी की मेरुदंड है। और इस मेरुदंड को समझने के लिए कि दरअसल ऐसा क्यों हुआ, आपको कहानी के दूसरे पहलू से भी अवगत होना होगा। भारत मुझे बेहद आकर्षित करता है। यहाँ के पर्व त्योहार, होली, दीपावली, यहाँ की संस्कृति, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मंदिर, मठ, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियां भी, जैकी पैदल चलकर झुग्गियों के बीच गुजरती, अपने टूटी फूटी भाषा में लोगों के हाल चाल पूछती, उनका स्नेह भरा आतिथ्य स्वीकारती। ये इस कहानी के इस मेरुदंड में जैकी की भूमिका बेहद अहम है, और जैकी जो है एक पुल की तरह इस कहानी को जोड़ता है, दो देशों को, दो संस्कृतियों को और तमाम तरह के परंपराओं को। और एक कहानी विदा गीत है जिसमें आपको कश्मीर के तमाम लोकगीत पढ़ने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। और यह कहानी आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमने कुछ कश्मीर के लोक को, ध्वनियों को अपने अंदर जज्ब किया। तैंतीबाई कहानी काफी
अलग है। आपको यह कहानी लगेगा कि ये तैंती बाई कौन है, लेकिन तैंती बाई का किरदार बहुत देर से खुलता है और बलदेव के बाद तैंती बाई के नाम से इनका कहानी संग्रह भी है। एक ही झील, एक कहानी आपकी है एक ही झील। यह कहानी दरअसल कश्मीर की रक्त रंजित पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और इस कहानी को पढ़ते समय आपको बिल्कुल आवाज की तरह बहुत सारे तकलीफ, दर्द, दुख, यंत्रणा, त्रासदी जैसे हालात समझ में आएगा। भय, अविश्वास, ये सारे आपके दिमाग में एकदम से कौंध जाएगा कि घर हो करके भी बेघर होना क्या होता है, यह किसी कश्मीरी से पूछना पड़ेगा। और एक कहानी आपकी रक्षक है। दुख में जो व्यक्ति हिस्सेदारी बनता है, निभाता है या मानवीयता दिखाता है, कई बार जब वो विस्थापित होने लगता है या विस्थापन के कगार पर खड़ा होता है, तब ऐसा लगता है कि महादेश के में रह करके भी बाहरी हो जाने का दंश क्या होता है। यह कहानी उसी दंश को उकेरती हुई कहानी है। और एक कहानी आपकी है अनवांटेड बिल। अनवांटेड बिल दरअसल उस पर केंद्रित है कि जो तेजी से हमारा समाज बदल रहा है और हम टेक्नोलॉजी केंद्रित होते जा रहे हैं, ऐसे समय में, अर्थ केंद्रित समय में तकनीक प्रौद्योगिकी ने भले हमारे आसपास की दूरियां कम कर दी हैं, लेकिन हमारे बीच में रिश्तों की नमियां बची हैं। नमी रह गई है, आत्मीयता रह गई है, सम्मोहन रह गया है, सम्मान रह गया है, कद्र रह गया है, या हम सिर्फ एक ऐसे उष्णता पर बैठे हुए हैं जहां नाम तो है, संवाद तो है, लेकिन वह उजास कहाँ है। वो दर्द में दर्द से जीने की जो एक चाह बनी रहती थी, या हथेली पर हाथ रखकर जो तसल्ली देने का बोध होता था, वह कहाँ है। वह तो सूख चुका है। तो टेक्नोलॉजी से हम बेशक दूरी से नजदीकी में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन वह नजदीकी उष्ण है। थोड़ा स्पेस का हमने बताया है कि यह अंतरंग संबंधों का, अल्कट्राज का ही हमने जिक्र किया, उसमें किस तरह से छवि अपना निर्णय लेती है। उसके बाद एक कहानी आपकी है पिंजरे में हवा, पीर पर्वत, गुम चोट और गुच्छा भर काले केस। यह जो कहानियां हैं, इसमें एक ऐसी जीवंतता की दस्तक सुनाई देती है जिसमें ऐसा लगता है जैसे जीवन भर हमारे साथ घात प्रतिघात होते रहते हैं, लेकिन जीवन संघर्ष की जो कताई बुनाई है वो हमारी जीवटता पर निर्भर करती है। तो वो जीवटता जो है इन कहानियों में आप पूर्णतः महसूस कर पाएंगे। और जब चंद्रकांता जी अपनी कहानियों के बरक से ही खुद जब अपनी कहानियों में कहीं कहीं वो कहती हैं, तो वो स्वयं को कहती हैं कि साहित्यकार दरअसल प्रगतिशील ही होता है, क्योंकि जिसने दकियानुसी वक्त की धार पर अपने तेज नाखूनों से, शाब्दिक तेज नाखूनों से अगर खुरच करके उसमें परिवर्तन की कड़ी जोड़ी है, तो वह सभी व्यक्ति जो है जनवादी ही है और खुले विशाल फलक में एक नया कांटा या टांका या फिर एक नई नींव जोड़ता है। तो ये सारी चीजें उनके कहानियों का एक मुकम्मल स्वर हैं। अतीत, वर्तमान और आगत के चेहरों को पढ़कर उन्हें संवारने का स्वप्न देख नहीं सकता। अपनी कहानी के बरक से ही वो कहती हैं। वो इसलिए कहती हैं कि कश्मीर लुभाता है, देश की जन्नत है, लेकिन कश्मीर में जब हम होते हैं तो कश्मीर से बाहर ही होते हैं, क्योंकि वहां के लोग कहते हैं कि हम देश से आए हैं, भारत देश से आए हैं। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। और कहानी लिखने की जो शुरुआत करती हैं, वो कहती हैं कि मैं दुख सुख बांटने से ही मेरी कहानी की शुरुआत हुई थी। और इन्होंने खुद के अपने आत्मकथा में ये लिखती हैं कि मेरे लेखन की जो विधिवत लेखन की जो शुरुआत हुई है वो हैदराबाद में रहने के दौरान हुई है।
ये अपने कहानियों में जिक्र करती हैं और कि मैं वहीं से नियमित लेखन की शुरुआत करती हूँ। और एक जब इनको कथा सती सर के लिए बिरला पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान मिला था, तब भी इन्होंने अपने आत्मीय वक्तव्य में इस बात की चर्चा की थी कि मेरे लेखन की शुरुआत की क्या परिस्थितियां रही हैं। कश्मीर के केसर युक्त आबो हवा में पलने के बावजूद, मखमली दर्प से गुजरने के बावजूद, वो जो इनकी कहानियों में एक जो दर्द नजर आता है, वो दरअसल वो पीड़ा जो वहाँ के हालात से पैदा हुए हैं, वो उनकी कहानियों का ही मूल स्वर है। आपकी कहानी के संदर्भ में ही आप एक जगह पर लिखती हैं कि अमृत राय जी जब थे तो उन्होंने नई कहानियां पत्रिका के अंतर्गत एक श्रृंखला शुरू की थी, सार्थक विद्रोह, दशा दिशा संभावना, और इसमें एक लेखमाला की शुरुआत हुई थी सार्थिक कहानी नाम से, स्थायी स्तंभ के रूप में। तब ये कहती हैं कि शुरुआत किया, तब इसमें वो कहती हैं कि इसमें छद्म आधुनिकता का विरोध किया गया और लेखन को समकालीन जीवन एवं भोगे हुए यथार्थ से जोड़कर जीवनावस्था पर बल दिया गया। इस स्तंभ ने ही मुझे दिशा दिया। चंद्रकांता जी को जो वास्तविक दिशा अपने लेखन के लिए मिला, वो यहीं से मिला, अमृत राय की नई कहानी से। और इन कहानियों में, इन पत्रिकाओं में वो निरंतर छपती रही। जब पहली बार इनकी कहानी 1966-67 में प्रथम कहानी के तौर पर खून के रेसे कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसी साल अक्टूबर में नई कहानियां में कैक्टस प्रकाशित हुई थी। और ठीक 1968 में ज्ञानोदय, जो आज नया ज्ञानोदय के नाम से जाना जाता है, उसमें एक कहानी आपकी प्रकाशित होती है, सलाखों के पीछे। 8 साल के लंबे अंतराल के बाद आपके सलाखे पीछे की कहानी जब प्रकाशित होती है तो एक उसके बाद तो फिर क्रमशः आपके संग्रह सामने आने लगते हैं। और आपकी एक किताब अपने अपने कोराण काफी चर्चित रही है। और जिस किताब कथा सती सर पर जो व्यास सम्मान मिला है, उस किताब को पढ़ना मतलब कश्मीर को पूर्ण रूप से जान लेने के बराबर है। और अक्सर हम लोग कहते हैं कि कश्मीर की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको हम टूरिस्ट के रूप में जान सकते हैं, देख सकते हैं। दरअसल नहीं, हर देश, हर गांव, हर परिवेश, हर घर का एक लोक होता है, एक धुन होती है, एक स्वर होता है, एक संस्कृति होती है। उसको वही व्यक्ति ज्यादा सिरज सकता है, उसके साथ वही न्याय कर सकता है, क्योंकि वह उस जगह रह करके उस बात को ज्यादा बेहतर अपने अंदर जज्ब करता है, फिर हमारे सामने अवान्तर रूप से अथांतर करके हमारे सामने रखता है। तो ये चीजें आपकी कहानियों में आपको खूब मिलेगा। सलाखों के पीछे कहानी 1975 के आसपास प्रकाशित होती है। फिर कुछ कहानी संग्रहों का मैं जिक्र यहाँ पे इसलिए कर दे रही हूँ ताकि जिन लोगों ने चंद्रकांता जी को नहीं पढ़ा, उन्हें इन कहानियों से जरूर गुजरना चाहिए। गलत लोगों के बीच 1984, पोसनूल की वापसी 1988, दहलीज पर न्याय 1989, ओ सोन किसरी 1991, कोठे पर कागा 1993, सूरज उगने तक 1994, काली बर्फ 1996, प्रेम कहानियां 1996, चर्चित कहानियां 1997, कथानगर 2001, बदलते हालात में 2002, आंचलिक कहानियां 2004, अब्बू ने कहा था 2005, तैंती बाई 2006, रात में सागर 2008। और यह जिन कहानियों की हमने संग्रहों का नाम लिया, दरअसल यह कहानियां बेहद चर्चित हैं। पोशनूल कश्मीर का एक फूल है जो पीले रंग का होता है, पक्षी है, और मेपल जो है वहाँ का फूल है, उसकी पत्तियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। ऐसी तमाम चीजें आपको चंद्रकांता जी की कहानियों के बरक्स जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं एक छोटा सा पक्ष चंद्रकांता के परिप्रेक्ष्य में रख पाई हूँ, जिससे आप लोग अवगत हो सकें कि मौजूदा वक्त में चंद्रकांता जी को पढ़ा जाना चाहिए। उनकी कहानियों के बरक्स कश्मीर को तो जाने ही जाने, कश्मीर के अलावा भी आप जान सकते हैं, क्योंकि उनकी कहानियां सिर्फ कश्मीर केंद्रित नहीं हैं, बल्कि देश के तमाम और राज्यों, तमाम समस्याओं और स्त्री विषयक दिक्कतों के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक,
स्थितियों से भी अवगत कराने वाली कहानियां मौजूद हैं। सुभाष निरोज जी, अब मुझे लगता है कि मैंने अपने तरीके से चंद्रकांता जी का एक जो कहानी का उनका अपना एक योगदान है, अवदान है, उस पर हमने एक मुकम्मल बात रखने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूं कि आप सभी दोस्त मित्रों को पसंद आया होगा। तो सुभाष निरोज जी, अब मैं रखती हूं, आप सबसे विदा लेती हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।